सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पशुओं के लिए चारा प्रबंधन के बारे में। जिस प्रकार मनुष्य को सही तरीके से जीवन संचालित करने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी उचित आहार की जरूरत होती है। ऐसा न होने पर पशुओं का विकास प्रभावित हो सकता है, उनमें दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आ सकती है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, पशु किसी बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। इसलिए पशुओं को हरा व सूखा चारा और साथ ही दाना मिश्रण खिलाया जाता है। कम खर्च में साल भर पशुओं को पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त आहार उपलब्ध कराना पशुपालकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में पशुपालकों के पास किस तरह के विकल्प है, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको कृषि विशेष कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दुधारू पशुओं को हरा चारा बेहद पसंद है और वो बड़े चाव से हरा चारा खाते हैं। इससे उन्हें उचित पोषण भी मिलता है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। तो आइए कृषि विशेष में आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं हरे चारे की उपयोगिता के बारे में और जानते हैं पशुओं के पसंदीदा हरे चारे के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी अधिकांश लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। खेती के अलावा पशुपालन कृषि उत्पादन प्रक्रिया में सहभागी है। पशुओं को किसान अपने जीवन और खेत की समृद्धि का हिस्सा मानते हैं। किसानों की जोरदार मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास का ही नतीजा है कि आज भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में लगातार पहले स्थान पर बने रहना ऐसे ही संभव नहीं है। इसके लिए पशुओं का समुचित आहार विशेष मायने रखता है। उत्पादकता की दृष्टि से पशुओं का समुचित रखरखाव, सही पोषण और चारे का सही प्रबंधन आवश्यक माना जाता है। पशुओं का पोषण सही रखने में हरे चारे की एक खास भूमिका होती है। हरे चारे से पशुओं को विटामिन ए के साथ साथ कई अन्य विटामिन प्राप्त होते हैं। ये विटामिन दुधारू पशुओं के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। मौसम चाहे जैसा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या हो ठंड, हरे चारे की आवश्यकता हर समय बनी रहती है। पशुओं का विकास सही तरीके से हो, पशु स्वस्थ और ताकतवर बना रहे, इसके लिए पशुओं के आहार में हरे चारे का होना बेहद आवश्यक माना जाता है। हरे चारे के नियमित सेवन से पशुओं को कई लाभ होते हैं। बात हरे चारे की हो तो इसकी महत्ता और उपयोगिता की जानकारी होना जरूरी है। हरे चारे के बारे में ये माना जाता है कि जब तक हरा चारा ना मिले, पशुओं का आहार पूरा नहीं माना जाता। हरा चारा पशुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हरे चारे में 80 से 90% पानी होता है। इससे चारा रसदार हो जाता है और पशु उसे बड़े चाव से खाता है। हरे चारे में विटामिन ए के अलावा कई पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चारा या तो एक चारा फसल के रूप में उगाया जा सकता है या इसे फसल अवशेष के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चारा उत्पादक कृषि फसलों के खेत भी अनाज उपजाने वाली खेती की तरह आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकती है। चारा उपजाने वाली फसलों को कम देखभाल की जरूरत होती है और ये जोखिम और विफलताओं से कम ग्रस्त होती है। केवल अनाज की पैदावार पर विचार करने की बजाय अनाज और चारा दोनों की उपज के लिए कई प्रकार की फसलें की जा सकती हैं।
इसीलिए अनाज की फसलों का चयन करते समय किसान को अनाज की पैदावार के साथ साथ चारा उपज का भी आंकलन करना चाहिए, जिससे पशुओं के चारे का भी सही प्रबंधन किया जा सके। पौष्टिक तत्वों से भरपूर हरे चारे के सेवन से पशुओं में दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। हरे चारे में खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक होते हैं, जो पशुओं की प्रजनन शक्ति को बनाए रखते हैं। हरे चारे में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शुष्क पदार्थ में नहीं पाया जाता। शुष्क पदार्थ में विटामिन ए कम मात्रा में ही रहता है। विटामिन ए मिलने से पशुओं में अंधेपन की शिकायत नहीं होने पाती। पशुओं को हरा चारा खिलाने से दूध में विटामिन ए की मात्रा बढ़ती है, जिसके सेवन से उसके बछड़े व सेवन करने वाले मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। पशुओं के हरे चारे में बरसीम को बहुत ही लोकप्रिय चारा माना जाता है। ताजी और हरी बरसीम को पशुओं का पसंदीदा आहार माना जाता है। पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। बरसीम के अलावा तेजी से लोकप्रिय हो रही घास में नेपियर घास भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। इसके अलावा रिजिका दलहनी फसल की एक लोकप्रिय फसल भी पशुओं को काफी पसंद आ रही है। इन हरे चारे के सेवन से पशुओं का विकास और दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ने से किसानों का भी फायदा बढ़ता है। पशुओं का आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और साथ ही खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। पशुपालक पशुओं को किस तरह से संतुलित आहार दे सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना और उनसे मिलने वाला उत्पादन जैसे कि दूध, मांस आदि बेहतर हो तो पशुपालक को आमदनी में वृद्धि होती है और उसका हौसला बढ़ता है। पशुपालक की कोशिश होती है कि पशुओं को अच्छे से अच्छा चारा उपलब्ध हो, जिससे पशुओं से अधिक मात्रा में दुग्ध प्राप्त किया जा सके। ऐसे में पशुपालक पशुओं को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कई कारगर उपाय करते हैं। पशुओं को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पशुपालक वेटनरी डॉक्टरों और पशु वैज्ञानिकों की भी मदद लेते हैं, जिससे पशुओं को बीमारी आदि से भी बचाया जा सके। वेटनरी डॉक्टरों और पशु वैज्ञानिकों के सहयोग से पशुओं के लिए आहार प्रबंधन भी किया जाता है। दिन ब दिन जैसे रेगिस्तान का विकास होते गया, विकास के साधन बढ़ते गए, तो यहाँ उस ज़मीन का उपयोग बड़े बड़े फैक्ट्री, अच्छे खेत, जैसे पानी की व्यवस्था सुधरने के बाद हुई है, तो ये चरागाह धीरे धीरे नष्ट हो गए। उनकी संख्या भी कम हुई और उनकी गुणवत्ता, जो कि अच्छे घास, अच्छे पेड़, अच्छे पौधे, जिनसे कि पशुधन का निभाव होता था, उनका आहार अच्छा होता था, उससे हम थोड़े से वंचित हो रहे हैं। जब परिस्थिति बदल गई है, तब हमने ये देखा है कि ऐसे पशुधन को अगर व्यवस्थित हमें उसका व्यवस्थापन करना है और अच्छा उत्पादन उनसे लेना है, तो चरागाह सुधारना एक बड़ा महत्वपूर्ण योजना तहत एक कार्यक्रम हमें यहाँ निभाना पड़ेगा। साथ ही जहाँ चरागाह हम ज़्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं करा सकते, तो उन जानवरों को जो चरागाह पर निर्भर है, उनके लिए ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, जिससे कि ये पशु जो उत्पादन क्षमता अच्छी रखते हैं, उनका पोषण व्यवस्थित हो। मैदानी क्षेत्रों में पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था काफी हद तक सही रहती है, लेकिन पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में पशुओं को सूखे भूसे और हरे चारे का प्रबंध करना बरसात के मौसम में तो आसान रहता है, लेकिन गर्मी और जाड़े के मौसम में चारे की व्यवस्था करना काफी कठिन हो जाता है। ऐसे में पशुपालक पशुओं के लिए दूसरे वैकल्पिक चारे की व्यवस्था करते हैं। चरने वाले जो पशु है, उनमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है, उसके लिए जो हम बहु पोषक, जिसमें कि अनेक स्रोतों से जो हम बहु पोषक बट्टिका बनाते हैं, उसमें सम्मिलित जो स्रोत होते हैं, उसमें यूरिया, मोलेसेस, जो हमारी खल है, चाहे वो तिल की खल हो या मस्टर्ड सीड की केक हो या सोयाबीन की खल हो, इसका स्रोत हम उसमें डालते हैं। साथ ही गेहूं की चापड़, जो हमारे राइस ब्रान, गवार का चूरा और गवार का जो
गम है वो उसको बाइंडिंग के लिए हम डाल सकते हैं। साथ ही हम जैसे मोरिंगा के पत्ते पीस के या कैक्टस के बड़े बड़े पैड होते हैं उसको भी सुखा के हम इसमें डाल सकते हैं। साथ ही खनिज मिश्रण और विटामिन मिश्रण का इसमें सम्मिलित करते हुए जो तत्व जो सामान्यतः इनके पशुओं के शरीर में कमी जिसकी आती है उनका भी अब समावेश करके ये बहु उद्देशीय और बहु पोषक तत्व वाली बट्टिका हम बनाते हैं। साथ ही जो संपूर्ण आहार की बट्टिका और संपूर्ण आहार के गट्टे बनाने में हम चारे का विशेष उपयोग करते हैं और साथ ही साथ जो दाना बनाते हैं दानों के स्रोत भी हम उस बट्टिका में या गट्टों में प्रयोग करते हैं। और उसमें चारा विशेष प्रकार का जैसे गेहूं का भूसा, पराली को भी बारीक पीसते हुए हम उसको सम्मिलित करते हैं, या कड़बी है जो ज्वार की होगी, बाजरे की होगी या मक्की की कड़बी होगी। पेड़ के पत्ते जो कि सामान्यतः दक्षिण जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में हम खेजड़ी के पत्ते होते हैं, पाला यानी बेर के पत्ते होते हैं, और उसी के साथ साथ और भी ऐसे स्रोत है कि जो सामान्यतः हम प्रचलन में नहीं लाते जानवरों को खिलाने, वो भी पीसते हुए और उसको सम्मिलित करते हुए कुछ प्रमाण में चारे का व्यवस्थापन नियोजन हम कर सकते हैं। तो ये लगभग 60 से 70% चारा और 30 से 40% अगर दाने के स्रोत जिसमें कि खल है, बाजरा का अनाज है, या चावल का टुकड़ी है, या दाल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाय प्रोडक्ट, वो सब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ खनिज मिश्रण और नमक इसका उपयोग करते हुए एक पूर्ण आहार जो कि इसके उत्पादन के लिए आवश्यक होता है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर जैसे देखा गया है कि हमने फिलहाल सहजन की पत्ती जो मोरिंगा की पत्ती है, मोरिंगा की पत्ती को पीसते हुए उसकी टहनियाँ भी पीस डालते हुए हमने लगभग 15 से 25% तक उसका प्रयोग हमारे जो मेमने हैं, हमारी जो गायों की बछड़ियाँ है, उनके आहार में किया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ, मेमने की वृद्धि का दर लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से हमें मिला है। और साथ ही जो हमारी बछड़ियाँ है वो 6 से 8 महीने पूर्व ही वयस्क हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी दूध की साइकिल लगभग 1 साल पहले ही चालू करेगी और 1 साल का दूध का मुनाफा हमें ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ इनका जो पुनरुत्पादन दर है, मीन्स जो बच्चे देने वाली जो क्षमता है, वो भी इनके 1 या 2 बच्चे इनके पूरे काल में ये ज़्यादा बच्चे भी दे पाएंगे। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन साइकिल जो दूध का बाकी बछड़ियों से ये ज़्यादा दे पाएगी। आजकल बाजार में संतुलित पशु आहार भी आने लगे हैं, जिसे पशुओं को खिलाकर उनके विकास और स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने और उन्हें बीमारी से बचाए रखने के लिए पशुपालक वेटनरी डॉक्टरों से भी परामर्श करके उनके आहार में पौष्टिक तत्वों का समावेश करते हैं। साथ ही साथ पशुओं को बीमारी से बचाए रखने का प्रयास करते हैं। पशुओं को लगातार सूखा भूसा खिलाने से उनमें बीमारी पनपने की संभावना बन जाती है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों के लिए समय समय पर वेटनरी डॉक्टरों से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है। सरकार के प्रयास से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खुले हैं, जिसमें मौजूद वेटनरी डॉक्टरों से चारे के बारे में आवश्यक जानकारी लेकर पशुओं को चारा खिलाना अच्छा रहता है। इससे पशुओं को सही चारा भी मिलता है और वो बीमारी की चपेट में भी आने से बच जाते हैं। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि चारे की कमी होने पर पशुपालकों के पास किस तरह के वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाना, गन्ना किसानों का साथ निभाना। ICAR का भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ना क्षेत्र विकास का कर रहा है हर काम। देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। चारे की सबसे ज्यादा समस्या शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में होती है। इन इलाकों में पशुओं को साल भर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुउपयोगी गिलेट बनाया है, जिसके सेवन से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर NB पाटिल से। रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा न होने से लोग खेती बाड़ी पर अधिक आश्रित न रहकर पशुधन पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे उन्हें साल भर इनकम होती रहे। इन इलाकों में आय का मुख्य साधन पशुधन ही माना जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में किसान पशुओं पर ही निर्भर रहता है। यही कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। किसान आजीविका चलाने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं को ही रखना पसंद करता है। इससे उन्हें दूध व मांस उम्दा किस्म का प्राप्त होता है और वे बेहतर लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहते हैं। चारा और दाने के सभी वो स्रोत एक जगह इकट्ठे करते हुए हमने ऐसा संपूर्ण आहार तैयार किया है, जिसकी वजह से पशु को अगर चरागाह में भी अगर नहीं भेजे तभी उसका पोषण बड़ी अच्छी तरह से हम अपने घर में पशुओं को बांधते हुए कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारा पशु 400 किलो का जो गाय है, अगर 400 किलो की गाय है तो उसके सूखा द्रव्य पर 10 से 12 किलो अगर ये बुरा पशु आहार, संपूर्ण पशु आहार हम तैयार करके उनके सामने रख दे तो ये भी ऐसे ब्लॉक के स्वरूप में, यानी पूरे 5 किलो या 10 किलो का एक ब्लॉक हम बना सकते हैं और वो पशु को खिला सकते हैं। और इसमें सिर्फ यही होता है कि जो चारा हम खिलाते हैं, चारे को भी हमें पीसना पड़ता है या उसके बारीक करके चाप करके उसको इस संपूर्ण आहार का एक भाग बनाना पड़ता है। तो चारा लगभग हम 60% और जो दाना है वो अगर 40% हम रखें तो इसमें भी संपूर्ण आहार की और संपूर्ण पोषण की व्यवस्था हम इस उत्पाद के मार्फत कर सकते हैं, जिसमें कि धान, पराली, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। जो गेहूं का भूसा है उसको भी हम ले सकते हैं। जो ज्वार की कड़बी है, मक्की की कड़बी है या बाजरे की कड़बी है, उसको हम पीस के ये संपूर्ण आहार में उसका उपयोग करें। और साथ साथ दाने के जो भी स्रोत है, जैसे खल है, अनाज थोड़ा बहुत जो हमारे बाजरी होती है, जो गेहूं का चापड़ होती है या जो हमारे राइस ब्रान होता है, इन सब को सम्मिलित करें और साथ साथ उसमें खनिज मिश्रण, विटामिन मिश्रण और नमक, इसका अगर प्रयोग करें तो ये सब तत्व एक साथ उस संपूर्ण आहार में हम सम्मिलित कर जानवरों के सामने रख सकते हैं। और पूरे दिन भर, अगर मैंने जैसे कहा कि 400 किलो का अगर गाय है तो उसके लिए 10 से 12 किलो हम ये संपूर्ण आहार या जो पेलेट्स है या ब्लॉक है उसके सामने रखकर उसका पोषण व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। आजकल विकास के नाम पर खेती योग्य जमीनों पर फैक्ट्री व आवास बन जाने से प्राकृतिक चारागाह का आकार लगातार कम हो रहा है, जिसका सीधा असर पशुओं और पशुपालकों पर पड़ रहा है। पशुपालकों का करीब 70% खर्च पशुओं के आहार नियोजन पर आता है। इसे कम करने के लिए चारागाह मैनेजमेंट के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने फीड टेक्नोलॉजी के तहत कुछ ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिससे पशुपालकों को कम खर्च में पोषण युक्त पशु आहार आसानी से उपलब्ध हो सके। गिलेट नाम से प्रचलित इस पशु आहार को खाने से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने पाती और वे स्वस्थ बने रहते हैं।
रेगिस्तानी क्षेत्र के पशुओं के आहार को पोषण युक्त बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जाने वाले गिलेट में खली, गेहूं का चापड़, शीरा, खनिज लवण आदि मिलाया जाता है। इन मिश्रणों को सांचे में डालकर बट्टिका तैयार की जाती है। सांचे में ढाले गए ये बट्टिकाएं 3 से 4 दिन में तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ पे पशु पोषण के लिए ये बट्टिका तैयार की जाती है, जिसे बहु पोषण बट्टिका भी कहते हैं। इसको हम बनाने की आपको बताएंगे। 2 किलो 200 ग्राम के लगभग अपन इस ब्लॉक में ये मिक्सर डालेंगे। इसके बाद इसको यूँ पैक करके और इसको दाब पद्धति से इसको दबाएंगे। इसके लिए ये बट्टिका तैयार हो जाएगी। इन बट्टिकाओं में 60% चारा और 40% दाना होता है। 10 किलो की इन बट्टिकाओं की कीमत करीब 60 से 70 रुपए आती है, जिसे 100 से 110 रुपए में बेचकर किसान मुनाफा भी कमा सकते हैं। बहुउपयोगी इस बट्टिका के सेवन से पशुओं को आहार के सभी उपयोगी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुउपयोगी बट्टिका चारागार की कमी को पूरा करता है। अकाल के समय इनका उपयोग किया जा सकता है। पशुपालक इस बट्टिका को बनाकर रोजगार का एक नया रास्ता भी बना सकते हैं। पशुपालकों के आत्मनिर्भर होने के लिए ये एक रास्ता भी तैयार करता है। पशुओं के आहार को सही रखने और अकाल के समय चारागाह का विकल्प बनने वाली इन बट्टिकाओं में प्रोटीन, खनिज लवण, गेहूं की चापड़, ग्वार, गम आदि का मिश्रण रहता है। 2 किलो व 10 किलो की इस बट्टिका को चारे का बहुपोषण मिश्रण भी कहा जा सकता है, जो पशुओं के लिए काफी उपयोगी होता है। बहुपोषक जो बट्टिका पशुओं के लिए हम बनाते हैं, उसमें जो उपयोग होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है, जनरली हम 35 से 40% उसका उपयोग करते हैं, वो है मोलेसिस यानी शीरा। और इसके बाद जो प्रोटीन का स्रोत है, उसमें हम यूरिया का उपयोग करते हैं। और ये यूरिया का प्रमाण हमने लगभग 8 से 10% उस बट्टिका में हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग उन जीवाणुओं के लिए होता है कि जो इनके पेट में पलते हैं और जो आवश्यक जीवाणु हैं, जिनसे उनकी पोषण की व्यवस्था हो जाती है, और उस पोषण से फिर गाय का पोषण भी सुदृढ़ हो जाता है। इसके साथ साथ जो खनिज द्रव्य जो है, जो हम मिनरल की बात करते हैं, वो खनिज का मिश्रण भी हम लगभग 2 से 3% तक इस बट्टिका में डालते हैं, जिससे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, इन सारे द्रव्यों की पूर्ति इन खनिज मिश्रण के मार्फत होती है। कैल्शियम के लिए एक और स्रोत हमारे पास है कि डोलोमाइट, और डोलोमाइट्स का उपयोग भी हम इस बट्टिका में करते हैं। साथ साथ हम प्रोटीन का स्रोत, जो प्रचलित स्रोत है, जो पश्चिमी राजस्थान में खास करके पाया जाता है, कि गवार का बीज से अगर गवार गम निकाला जाए, उसके बाद जो लगभग 48% जिसमें प्रोटीन है, ऐसा गवार कोरमा हमें मिलता है, उस कोरमे का भी हम उपयोग करते हैं। नमक, जिसमें सोडियम क्लोराइड और बाकी के अवयव जो होते हैं, तो वो भी हम इस बट्टिका में डालते हैं। इससे उसकी पाचकता भी बढ़ती है और खाने के लिए एक आवश्यक भी एक स्रोत ये है। गेहूं की चापड़ यानी व्हीट ब्रान, इस स्रोत को भी हम इस बट्टिका में उपयोग में लेते हैं। इससे जो फाइबर की कमी होती है या अच्छे स्रोत जैसे फास्फोरस की भी जो कमी होती है, तो इससे हम इसका निर्वाह करते हैं। इस बट्टिका को एक बट्टिका का रूप देने के लिए हमारे पास एक है कि गवार जो प्रोसेस होती है, तो गवार गम से एक पाउडर निकलती है जो इसको चिपकाता है, सभी जो स्रोतों को है उसमें बांधे रखता है। तो इसका भी लगभग 1% हम इस बट्टिका में उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, इसका विकल्प हमने ढूंढा है कि हमारे पास कैक्टस, हम जो कांटा रहित कैक्टस है थोर, तो उसका भी उपयोग हमने करना सीख लिया है, जिसमें कि एक म्यूसिलेज, एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये सब जो बाकी पूर्व में दिखाए सभी जो स्रोत है उसको बांधे रखने में ये मदद करता है। ये सब बांधते हुए हम उस सांचे में उसको डालते हैं और दबाने के बाद इसको हम सुखा के इसके 2 किलो की बट्टिका तैयार कर लेते हैं। संपूर्ण आहार व्यवस्थापन के लिए हम चारा और चारे के साथ साथ ऐसे स्रोत जो कि सामान्यतः प्रचलन में नहीं है जानवरों को खिलाने, उनका उपयोग करते हुए इस तरह से गट्टे भी बनाना चालू कर दिए। इसमें
चारा हम लगभग 60 से 70% और जो दाना है वो 30 से 40% हम डालते हैं। और दाने में या इस आहार में भी हम खनिज मिश्रण, साथ साथ विटामिन का मिश्रण, इसमें नमक, इसका भी उपयोग करते हुए हम इस संपूर्ण आहार को अगर जानवरों को खिलाए तो इसमें जो जानवर न खाने की जो समस्या थी, जो ब्लॉक में हमें दिखाई दी थी, यहाँ पे कुछ भी वेस्टेज न होते हुए ये जानवर ये पूरी तरह से उसका पोषण कर लेते और कुछ भी नुकसान यानी चारा या गट्टे ये जानवर छोड़ता नहीं है, ये हमने देखा है, चाहे वो भेड़, बकरी, ऊंट या गाय भैंस हो। हमारा देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस क्रम में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों के कारण हरे चारे के क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे निपटने के लिए सरकार चारा विकास कार्यक्रम चला रही है। आइए जानते हैं विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में। हरा चारा पशुओं के लिए पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, परंतु देश में इसकी उपलब्धता सीमित है। इस स्थिति में चारे की खेती के लिए सीमित भूमि के कारण चारा फसलों एवं आम चारागाह भूमि से चारे की उत्पादकता में सुधार के लिए चारा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतरीन चारा बीज सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। सरकार इस दिशा में काम करते हुए किसानों को चारा बीज उपलब्ध कराकर चारे की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। किसानों को गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 7 नई बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन बढ़ सके और पशुओं को हरे चारे की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सरकार के प्रयास से स्थापित हो रही इन चारा बीज प्रसंस्करण इकाइयों में उत्पादन, प्रसंस्करण तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीज का विपणन शामिल है। इसमें बीज सफाई और ग्रेडिंग मशीनें, इमारतें तथा मानव संसाधन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 8000 मीट्रिक टन प्रमाणित चारा बीज परियोजना के 6ठे वर्ष के अंत तक में उत्पादन का लक्ष्य है। इन इकाइयों में चारा बीज उत्पादन पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से मानक बीज उत्पादन प्रोटोकॉल का पालन करके किया जाएगा। चारा भूमि ग्रामीण लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु इस तरह की भूमि में से स्थानीय लोगों द्वारा अधिक चराई तथा अति दोहन के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। इसे बचाए रखने के लिए सरकार ऐसी भूमि पर जलवायु के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से पुनः चारा उत्पादन कर चारे की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसी भूमि पर उच्च उपज देने वाली चारा फसलें, घासें और चराई उपयुक्त दलहनी फसलों को लगाकर चारा उत्पादन काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। वन चारागाह व उद्यान चारागाह प्रणाली के तहत एकीकृत पद्धति से खेती की फसलों, घास, पेड़ और झाड़ियों को उगाकर इस प्रकार की जमीन की कुल उत्पादकता को भी बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। आज के दौर में चारा उत्पादक फसलों की खेती भी किसानों के लिए मुनाफे का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही सरकार के संकल्पों को पूरा करने में चारा उत्पादक फसलों जैसे बरसीम, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, सहजन की खेती एक बेहतरीन रास्ता बन सकता है। एक ऐसे दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहा है, ऐसे में चारा फसलों की खेती और चारा का विकल्प बन रहे पशु आहार, पशु चॉकलेट, साइलेज, गिलेट को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। तो आज आपने कृषि विशेष कार्यक्रम में विस्तार से जाना पशुओं के लिए आप किस तरह से चारा प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा चारे की कमी की स्थिति में किस तरह के विकल्प आपके पास हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। कार्यक्रम के विषय में अपने सुझाव और विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।